साल 1962 में चीन से मिली शिकस्त के बाद भारत को कमजोर समझकर वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं से भारत पर हमला कर दिया था। कश्मीर पर कब्जे की बदनीयत से पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर के झंब सेक्टर पर हमला बोल दिया था और जिसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को नेस्तो नाबूद करने और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने दुश्मन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनाई और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ घेराबंदी की शुरुआत पंजाब के रास्ते लाहौर सेक्टर से की थी और इस सेक्टर पर जीत का परचम फहराने की जिम्मेदारी इंडियन 11 कोर की 3 डिवीजन को दी गई थी। रणनीति के तहत पंजाब के उत्तर में स्थित पठानकोट से लेकर दक्षिण में स्थित सूरजगढ़ तक के इलाके को 3 सेक्टर में बांटा गया। जीटी रोड एक्सिस के साथ उत्तरी क्षेत्र इंडियन 11 कोर की 15वीं डिवीजन को सौंपा गया था और सभी डिवीजन को इच्छोगिल नहर के पूर्व के सभी पाकिस्तानी इलाकों में भारतीय विजय पताका फहराने का लक्ष्य दिया गया था और 5 सितंबर को पाकिस्तान से खुला युद्ध करने के बाद 6 सितंबर 1965 को भारत की सेना वाघा बॉर्डर से होते हुए इच्छोगल नहर तक पहुंच गई थी और 6 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे 3 जाट ने इच्छोगल नहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और नहर के किनारे हुई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने बटालियन के भारी हथियारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद 11 बजे तक उन्होंने नहर के पश्चिमी किनारे पर पहले बाटा नगर पर कब्जा किया और फिर डोगराई पर। कुछ सैनिक नहर पर बने पुल को पार करके दूसरे किनारे पहुंच गए और इतने में ही पाकिस्तान ने हवाई हमलों से इस पुल को ढहा दिया ताकि भारतीय सैनिक नहर पार न कर सकें और इसके बाद भारतीय हाई कमांड ने सैनिकों को पीछे लौटने को कहा। जो सैनिक नहर पार कर चुके थे उन्हें वापस आना पड़ा। भारतीय सेना ने डोगराई से 9 किलोमीटर पीछे हटकर संतपुरा में पोजीशन ले ली। वहां उन्होंने अपने ट्रेंचेस खोदे और पाकिस्तानी सैनिकों के भारी दबाव के बावजूद वहीं डटे रहे और 21 सितंबर की रात को 3 जाट रेजिमेंट ने डोगराई पर फिर हमला कर दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस लड़ाई को दुनिया की बेहतरीन लड़ाइयों में शुमार किया जाता है और इसे कई सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इस लड़ाई पर हरियाणा में लोकगीत भी बन गए हैं। कहे सुने की बात ना बोलूं, आंखें देखी भाई, 3 जाट की कथा सुनाऊं, सुन ले मेरे भाई। 21 सितंबर रात घनेरी, हमला जाटों ने मारी, दुश्मन में मच गई खलबली, कांप उठी डोगराई। डोगराई युद्ध को याद करके मेजर जनरल BR वर्मा ये बताते हैं, 21 और 22 की रात को हम सब अपनी ट्रेंच में बैठे हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड ने ट्रेंच की दीवार से अपना पैर टिकाया हुआ था और जैसे ही पाकिस्तानियों ने गोलाबारी शुरू की, उन्होंने अपना हेलमेट लगाया और ट्रेंच से बाहर आकर आ रहे गोलों के बीच चहलकदमी करने लगे। उनका ऐसा करना अपने सैनिकों को यह बताने का तरीका था कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहा करते थे कि जो गोली मेरे लिए बनी है वही मुझे मार पाएगी और बाकी गोलियों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। 21 सितंबर की रात जब उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया तो उनसे सिर्फ 2 मांगे की। पहली मांग, एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा और दूसरी मांग थी, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर तुम भाग भी जाओगे तब भी मैं लड़ाई के मैदान में अकेला लड़ता रहूंगा। और इसके बाद जब सारे सैनिकों ने खाना खा लिया तो वो अपने सहयोगी मेजर शेखावत के साथ हर ट्रेंच में गए और सिपाहियों से कहा, अगर हम आज मर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी मौत होगी
बटालियन आपके परिवारों की देखभाल करेगी, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कर्नल शेखावत उस रात को याद करते हुए ये बताते हैं कि हेड की बात सुनकर सैनिकों में जोश भर गया। उन्होंने एक सिपाही से पूछा कि उन्हें कल कहां मिलना है, तो उसने जवाब दिया, डोगराई में। और लेफ्टिनेंट कर्नल हेड ने तब तक जाटों की थोड़ी बहुत भाषा सीख ली थी। अपनी मुस्कान दबाते हुए वे बोले, ससुरे, अगर सीओ साहब जख्मी हो गया तो क्या करोगे? सिपाही ने जवाब दिया, सीओ साहब को उठाकर डोगराई ले जाएंगे, क्योंकि सीओ साहब के ऑर्डर हैं, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 2 चरणों में हमले की योजना बनाई थी। पहले 13 पंजाब को 13 मील के पत्थर पर पाकिस्तानी रक्षण को भेजना था और फिर 3 जाट को हमला कर डोगराई पर कब्जा करना था। लेकिन हेड ने ब्रिगेड कमांड से पहले ही कह दिया था कि 13 पंजाब का हमला सफल हो या ना हो, 3 जाट दूसरे चरण को पूरा करेगी। 13 पंजाब का हमला असफल हो गया और ब्रिगेड कमांड ने वायरलेस पर हेड से उस रात हमला रोक देने के लिए कहा। हेड ने कमांडर की सलाह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम हमला करेंगे, और बल्कि वास्तव में हमला शुरू हो चुका है। ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगराई के बाहरी इलाकों में सीमेंट के बने पिल बॉक्स से पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पाले राम ने चिल्लाकर कहा, सब जवान दाहिने तरफ से मेरे साथ चार्ज करेंगे। और कैप्टन कपिल सिंह थापा की प्लाटून ने भी लगभग साथ चार्ज किया। पाले राम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी थी, लेकिन उन्होंने तब भी अपने जवानों को कमांड देना जारी रखा। हमला कर रहे 108 जवानों में से सिर्फ 27 जीवित बच पाए। और बाद में कर्नल हेड ने अपनी किताब द बैटल ऑफ डोगराई में लिखा है, यह एक अविश्वसनीय हमला था। इसका हिस्सा होना और इसको इतने नजदीक से देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। कैप्टन BR वर्मा अपने सीओ से 18 गज पीछे चल रहे थे कि अचानक उनकी दाहिनी जांघ में कई गोलियां आकर लगीं और वो जमीन पर गिर पड़े। कंपनी कमांडर मेजर आसाराम त्यागी को भी 2 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। सुबह के 3 बजते डोगराई पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। 6:15 बजे भारतीय टैंक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इच्छोगिल नहर के दूसरे किनारे पर गोलाबारी शुरू कर दी। 3 जाट के सैनिकों ने झोपड़ी में छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ना शुरू कर दिया और पकड़े जाने वालों में थे लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाला, जो कि 16 पंजाब पाकिस्तानी पठान रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। और जब इच्छोगिल नहर पर लांस नायक ओम प्रकाश ने भारत का झंडा फहराया, तो वहां मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए यह बहुत बड़ा गर्व का क्षण था। उन लोगों की याद कर उनकी आंखों में आंसू झलक आए, जिन्होंने डोगराई पर कब्जे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और इस लड़ाई के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड, मेजर आसाराम त्यागी और कैप्टन KS थापा को महावीर चक्र दिया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड और जाट रेजिमेंट के वीर सैनिकों को मेरा शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इन वीर सपूतों की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।